हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं फिर हाजिर हूँ आपका दिल बहलाने एक नई ड्रामा एक्सप्लेनेशन लेकर। क्या कभी आपने सोचा है, अक्सर हम जिसे अपनी मंजिल समझ बैठते हैं वो असल में सिर्फ एक रास्ता होता है, और जिसे हम रास्ता समझते हैं वही हमारी असली मंजिल होती है। ठीक ऐसा ही हमारी आज की कहानी में भी होता है। आज की कहानी शुरू होती है एक दमदार ब्रेकअप के साथ। हमारी फीमेल लीड यान्सी अपने मंगेतर मिस्टर युवान के सामने खड़ी है और कहती है, 3 साल का एग्रीमेंट खत्म हुआ, चलो अब ये सगाई तोड़ देते हैं। लेकिन युवान, वो तो अपनी अलग ही दुनिया में है। उसने तिरछी नजर से उसे देख बोला, अब इतना हाई एंड माइटी बनने का नाटक क्यों कर रही हो? पिछले 3 साल से तो तुम बिल्कुल नौकरों की तरह रही हो, सिर्फ मिसेज हुओ की पोजीशन पाने के लिए ना। तो अब ये नाटक क्यों? और फिर फ्लैशबैक। हाँ, यान्सी युवान की हर बात माना करती थी, उसे खुश रखने की कोशिश करती थी। पर हाल ही में उसे पता चला कि युवान उससे प्यार नहीं करता। वो तो अपनी फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर लिली को चाहता है। यान्सी का दिल टूट चुका था। वो बोली, मैं पोजीशन के लिए नहीं, अपने दिल के लिए लड़ रही थी युवान। लेकिन जब तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं, तो इस रिश्ते का क्या फायदा? युवान को लगा ये सब यान्सी की चाल है उसे ब्लैकमेल करने की। वो कड़वाहट के साथ पुरानी बातें उखाड़ता है। तुम मुझे पसंद करती हो? झूठ मत बोलो। तुम्हें तो सिर्फ मेरे पैसों से प्यार है, जबकि असल में यान्सी पैसों के लिए भी नहीं। लकी इसीलिए युवान के साथ थी क्योंकि 6 साल पहले उसके भाई के मरने के बाद जब उसने भी अपनी जान देने की कोशिश की, तब युवान ही उसका मसीहा बनकर उसकी जिंदगी में आया था, उसके जिंदा रहने की उम्मीद बनकर। इसलिए उसने 3 साल तक इस एहसान के बदले उसकी हर बदतमीजी सही। लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक मजाक बनकर रह गई है। तभी युवान ने कहा, सगाई तोड़नी है ना? ठीक है, परसों दादाजी का बर्थडे है। मेरा बड़ा भाई हुओ जियान भी वापस आ रहा है। बर्थडे के बाद इस बारे में बात करेंगे। अब एंट्री होती है घर के बड़े बेटे और हमारे असली हीरो हुओ जियान की। वो फैमिली का हेड है, रूल्स का पक्का और बेहद स्ट्रिक्ट। अगला सीन ग्रैंडपा के बर्थडे पार्टी का है। यान्सी और युवान साथ तो थे, पर बस दिखाने के लिए उसने यान्सी को वार्निंग दी, मेरे बड़े भाई बहुत स्ट्रिक्ट हैं, चुपचाप मेरे पास खड़ी रहना, फालतू बकवास मत करना। अंदर पार्टी में घर की औरतें और रिश्तेदार गॉसिप कर रहे हैं। वो यान्सी को नीची नज़र से देखते हैं क्योंकि वो गांव से है। आंटी ताना मारती हैं, पता नहीं कैसे इस गांव की लड़की की सगाई हुओ फैमिली में हो गई। अगर 3 साल पहले इसने हमारी छोटी बेटी मीमी को नदी में डूबने से बचाया नहीं होता, तो दादाजी ना तो इस गरीब लड़की के प्यार में पड़ते और ना इसे हमारे घर की बहू बनाने की जिद करते। यान्सी को तब युवान और उसकी माँ की बातों से पता चला कि लिली भी अब्रॉड से घर लौट आई है। इतने लोगों के बीच भी वो खुद को बहुत अकेला महसूस करती है। उसका दम घुटने लगा तो वो बाहर चली आई। तभी उसकी दादी का कॉल आया। बता रही होती हैं कि उसके इन-लॉज के लिए उन्होंने गांव से घर में बनाई वाइन भेजी है। तभी साइड से उसकी माँ ने ताना मारा, क्या ज़रूरत है ये सब करने की? उसके ससुराल वाले ना तो हमें पसंद करते हैं और ना यान्सी को। अगर करते तो 3 साल में हमसे एक बार बात तो करते। यान्सी अपने आंसुओं को और रोक नहीं पाती। उसने फ़ोन कट कर दिया, पर सच ही तो कह रही थी उसकी माँ। वो एक ऐसे रिश्ते, ऐसी फैमिली में थी जहाँ कोई उसे पसंद नहीं करता था, उसका खुद का मंगेतर भी नहीं। तभी अनाउंसमेंट होती है, बड़े यंग मास्टर आ गए हैं। गार्ड्स की लाइन लग जाती है और कार से निकलता है हमारा असली हीरो हुओ जियान। उसका ऑरा इतना पावरफुल है कि सबकी बोलती बंद हो जाती है। जियान की नज़र सीधे यान्सी पर पड़ी। उसने अपनी ठंडी लेकिन भारी आवाज़ में पूछा, तुम हमेशा रोती क्यों रहती हो? यान्सी घबराकर कहती है, नहीं तो बस हल्का जुकाम है मुझे। वो मन में सोचती है, ब्रदर इन लॉ से तो मैं 3 साल में मुश्किल से 4 बार मिली हूँ। इन्हें क्यों लगता है मैं हमेशा रोती रहती हूँ? पर उसे क्या पता था, भले इन 3 साल में उनकी मुलाकात 3 से 4 बार ही क्यों न हुई हो, जियान की नज़रें तो हमेशा उसी पर होती थीं। वो तुरंत मेड को ऑर्डर देता है, किचन में जाओ और इनके लिए जिंजर सूप बनाओ अभी। सब लोग डिनर टेबल पर बैठे ही थे जब मीमी बोली, ये यान्सी युवन भैया के पास क्यों बैठी है? लिली दीदी क्यों नहीं? वो ही तो हमेशा उनके पास बैठती है। उसकी माँ ने समझाया, बेटा ऐसा नहीं कहते, यान्सी तुम्हारे भैया की मंगेतर है ना। तभी सर्वेंट यान्सी के लिए जिंजर सूप लेकर आया। बोला, ये यंग मास्टर ने आपके लिए लाने को कहा था मैडम। तब युवान और उसकी सारी फैमिली हैरान हो गई।
भला जियान अपने भाई की मंगेतर के लिए इतना कंसर्न क्यों दिखा रहा है? जियान बोला, आप सब मुझे यूं घूर क्यों रहे हैं? आप लोगों को भी जुकाम है तो कहें तो आपके लिए भी बनवा देता हूँ। अब बारी आती है गिफ्ट्स की। लिली ग्रैंडपा को इम्प्रेस करने के लिए डांस परफॉर्मेंस देती है। सब तालियां बजाते हैं। रिश्तेदार कहते हैं, काश लिली हमारी बहू होती। वैसे तुम दादाजी के लिए क्या लाई हो यांसी? यांसी तब आगे बढ़ी अपनी सस्ती प्लम वाइन के साथ। वो डरते हुए बोली, ग्रैंडपा, ये मेरी ग्रैंडमा ने गांव से भेजी है। ज्यादा महंगी नहीं है, लेकिन दिल से है। रिश्तेदार हंसने ही वाले थे, लेकिन ग्रैंडपा खुश होकर कहते हैं, अरे वाह, मुझे तो यही चाहिए था। जियान भी अपना गिलास आगे बढ़ाता है। मुझे भी टेस्ट करना है। वो वाइन पीता है और कहता है, वाकई बहुत अच्छी है। बस बड़े भाई ने बोल दिया तो सब चुप। यांसी को पहली बार इस घर में इज्जत महसूस हुई, लेकिन ड्रामा अब भी खत्म नहीं हुआ। घर की शरारती बच्ची मीमी लिली के कहने पर वाइन पीती है और अचानक पेट पकड़कर नाटक करने लगी। आह, मेरा पेट दुख रहा है, ये वाइन गंदी है। आंटी तुरंत यांसी पर चिल्लाती है, तुमने क्या मिलाया है इसमें यांसी? गांव की गंदी चीजें खिलाकर हमारी बच्ची को मारोगी क्या? युवान ने भी बिना सोचे यांसी को ब्लेम किया। देखा, तुम्हारी वजह से मीमी बीमार हो गई। यांसी बेचारी सफाई देती है, ये वाइन बिल्कुल साफ है। लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं। तभी जियान का सब्र टूटा। वो शांति से बोला, अंकल जी, फैमिली डॉक्टर को बुलाइए तो। और पेट में दर्द है तो अभी चेकअप होगा, और अगर झूठ निकला तो झूठ बोलने की सज़ा भी बहुत कड़ी होगी। यह सुनते ही मीमी का ड्रामा खत्म। वो डर के मारे बोली, नहीं नहीं, मेरा पेट ठीक हो गया है, दर्द गायब हो गया। जियान की एक धमकी ने पोल खोल दी। आंटी और युवान शर्मिंदा हो गए। मीमी की माँ ने कोशिश की बात संभालने की, बोली, बच्ची है बेटा, माफ़ कर दो, मजाक कर रही थी। पर जियान उससे घूरता है और ऑर्डर देता है, मीमी, अभी माफ़ी मांगो यांसी से। सब शॉक्ड हो गए ये देख कि हुओ फैमिली का हेड अपनी सगी भतीजी को डांटकर एक बाहरी लड़की से माफ़ी मंगवा रहा है। मजबूरी में मीमी को माफ़ी मांगनी पड़ी और फिर उसे प्रेयर हॉल भेज दिया गया, घुटनों पर बैठकर अपनी गलती पर प्रायश्चित करने के लिए। सबने डिनर शुरू किया, पर युवान अपनी सीट पर बैठा इस सोच में डूब गया, आखिर भाई आज इसे इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है? पहले तो उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे पता नहीं था कि जिस लड़की को वो 3 साल से बेकार समझ रहा है, वो उसके बड़े भाई के लिए कितनी खास है। सीन शिफ्ट होता है रात के अंधेरे में स्टडी रूम की तरफ। यांसी पढ़ने के लिए किताब ढूंढ रही थी जब उसने देखा जियान की छोटी आंटी यानी कि मिमी की मम्मी अपनी मर्यादा भूलकर जियान के पास आती हैं, जो कि उसी स्टडी रूम में था। वो कहती हैं, तुम्हारे अंकल के गुजर जाने के बाद से मैं बहुत अकेली हो चुकी हूँ जियान, और तुम भी तो अकेले हो। क्या मैं तुम्हारे साथ वक्त बिता सकती हूँ? यांसी की आंखें तो फटी की फटी रह गई ये देखकर। ये चल क्या रहा है इस घर में? जियान ने आंटी को कुछ कहा ही था जब आंटी उसे किस करने आगे बढ़ी, पर तभी जियान धक्का मारकर आंटी को खुद से दूर धकेल देता है। वो बोला, हुआ फैमिली के रूल्स बहुत सख्त हैं आंटी। अगर फिर से मेरे रूम में गलत इरादे से आई या मेरी चीज़ों को हाथ लगाने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब आप जा सकती हैं। आंटी गुस्से में जियान की शर्ट उतारकर जाने लगी, और तभी उनका एक ईयरिंग यांसी के कदमों के पास आ गिरा। वो उसे ढूंढने आगे बढ़ी थी जब जियान चिल्लाया, सुना नहीं मैंने क्या कहा? निकलो यहाँ से। आंटी अपनी जान बचाकर वहां से भागी। यांसी ने सोचा, अब मुझे यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए, इससे पहले कि वो मुझ पर भी चिल्ला उठे। लेकिन जियान को उसके वहां होने का एहसास पहले ही हो चुका था। यांसी उसे देखकर डर से कांपने लगी। जियान उसके पास आया, धीमी आवाज में बोला, तुम इतना डर क्यों रही हो? जैसे तुमने कुछ ऐसा देख लिया हो जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। यांसी बोली, नहीं तो, मैं तो बस किताब देखने आई थी। वो घबराहट में कोई भी किताब उठा लेती है, पर वो कोई ऐसी वैसी बुक नहीं, बल्कि थोड़े एडल्ट रोमांटिक कंटेंट वाली बुक थी। जियान ने उसे छेड़ते हुए कहा, तुम्हारे शौक तो काफ़ी यूनिक हैं, टाइटल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बेचारी यांसी शर्म से लाल हो गई, और तभी बाहर से आवाज़ आई उसके मंगेतर की, जो उसे ढूंढ रहा था ताकि वो उसके लिए चाय बना सके। यांसी बाहर आई तो युवान गुस्से में उस पर बरस पड़ा, आखिर तुम इतनी रात को चली कहाँ गई थी? मुझे इस टाइम पर चाय पीनी होती है, भूल गई? तभी जियान बाहर आया तो वो बोला, अरे भाई,
आप यहाँ? जियान बोला, तेरे हाथ नहीं है या तूने हाथों में मेहंदी लगाई है? तू अपनी चाय खुद नहीं बना सकता क्या? वो तेरी मंगेतर है युवान, तेरी नौकर नहीं। जिंदगी में दूसरों की इज्जत करना आखिर तू कब सीखेगा? युवान अपने भाई का गुस्सा देख बिल्कुल चुप हो गया। जियान बाहर आया तो उसके असिस्टेंट ने बताया कि युवान और यान्सी का रिश्ता लिली के वापस लौटने के बाद से कुछ ठीक नहीं चल रहा है, पर दादाजी हैं कि जल्द से जल्द उनकी शादी कराना चाहते हैं। बॉस, आपको नहीं लगता आपको जल्दी से कुछ करना चाहिए? कहीं बहुत देर न हो जाए? उधर युवान ने यान्सी से पूछा, अब तुम मेरे भाई से मेरी शिकायत कर रही हो ना, ताकि मेरा ध्यान खींच सको? ये सब नाटक बंद करो यान्सी। यान्सी की आंखों में आंसू थे। वो पूछती है, तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो तो तुमने मुझे उस दिन बचाया ही क्यों था? मर जाने देते मुझे उस दिन। युवान चिल्लाया, तुम कौन से दिन की बात कर रही हो? यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि 6 साल पहले यान्सी को बचाने वाला असल में युवान नहीं, जियान था। पर उसने सोचा वो दिन उसके लिए शायद इतना मामूली है कि उसे वो याद तक नहीं। वो बोली, छोड़ो ये सब, बताओ कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर तुम साइन कब करोगे? मैं जल्द से जल्द ये सगाई तोड़ना चाहती हूँ। युवान ने सोचा, ये लो। अब फिर से मेरा अटेंशन पाने के लिए उसका नाटक शुरू। तभी लिली का कॉल आया। युवान, मेरे पैर में मोच आ गई है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। युवान बोला, तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। और एक बार फिर वो यान्सी की तरफ देखे बिना ही चला गया वहां से। अगले दिन जियान ने यान्सी को उसका पर्सनल स्विमिंग पूल यूज़ करते हुए देखा। मेड आकर बोली, साहब, मैं अभी जाकर उन्हें स्विमिंग पूल से बाहर निकलने के लिए कहती हूँ। शायद उन्हें पता नहीं है ये पूल आपकी पर्सनल यूज़ के लिए है। जियान ने सर्वेंट को डांट लगा दी। कहा, इस घर का मालिक कौन है, तुम या मैं? जाओ मैडम के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आओ, और हाँ, यान्सी को इस घर में कहीं भी जाने की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं। वो फिर वहीं बैठा देर तक उसे देखता रहा। यान्सी फाइनली बाहर निकली तो जियान को वहां देख शॉक्ड थी। उसे एक पल के लिए जियान में उस आदमी की झलक दिखाई दी जिसने उसे डूबने से बचाया था। ये कैसे हो सकता है? उसने जब आसपास के लोगों से पूछा तो उसे पता लगा कि उसे बचाने वाला तो इस विला का ऑनर था, और ऑनर तो युवान है। और युवान चश्मा पहनता है, जियान नहीं। उसने पूछा, जियान, आप यहाँ कब से? जियान बोला, यूं ही भीगे हुए कपड़ों में खड़ी खड़ी बातें करोगी तो कहीं फिर से जुकाम ना हो जाए। जाओ चेंज करके आओ, मैंने ब्रेकफास्ट मंगवाया है। फाइनली यान्सी चेंज करके आई और हिम्मत करके जियान से पूछ ही लेती है, क्या आपकी नज़र कमज़ोर है? क्या आप चश्मा पहनते हैं? पर इससे पहले वो कोई जवाब दे पाता, असिस्टेंट आकर बताता है कि उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस कॉल है। उसने यान्सी को नाश्ता खत्म करने को कहा और चला गया वहां से। यान्सी सोचती है, जियान और युवान दोनों भाई होकर भी कितने अलग हैं, एक ज़मीन एक आसमान। उसने सर्वेंट से भी वही सवाल किया, ये भी कि क्या 3 साल पहले ठीक इसी समय पर जियान इस विला में आए थे, पर सर्वेंट के पास भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। अगले दिन यान्सी के स्टूडियो में एक बहुत ही एक्सपेंसिव रेट्रो स्टाइल सूट आया रिपेयर के लिए, और ये किसी और का नहीं बल्कि उसके होने वाले देवर जियान का था। यान्सी के दोस्त ने पूछा, इस पर तो छोटे छोटे डायमंड्स जड़े हैं, क्या वो जानबूझकर तुम्हें इतने मुश्किल काम दे रहा है? यान्सी को याद आया कि ये स्टूडियो भी तो इनडायरेक्टली जियान की ही देन है। जब उसे जगह नहीं मिल रही थी तब हुओ फैमिली ने ये पूरी बिल्डिंग खरीद ली थी। यान्सी ने सोचा कि जियान ये सब इसलिए करता है क्योंकि वो उसके भाई की मंगेतर है। वो तो उसके असली इरादों से अब भी अनजान थी। तभी स्टूडियो में एक बड़ी मुसीबत आ टपकी। उसकी स्टाफ घबराते हुए आई, बताया कि एक क्लाइंट है मिस्टर हुआ, उन्होंने डिमांड की है कि उनका ब्रोकेड रोब 1 हफ्ते पहले ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। यान्सी बोली, पर यह तो नामुमकिन है। स्टाफ बोली, बॉस, पर अगर हमने सूट वापस नहीं दिया तो वो 5 मिलियन 50 लाख का हर्जाना मांग रहे हैं। उसकी दोस्त चिल्लाई, ये तो साफ साफ ब्लैकमेल है। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने यान्सी से कहा, मिस्टर हुआ तुम्हारे ब्रदर इन लॉ यानी जियान के दोस्त है ना? यान्सी, अब सिर्फ वही हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। तू जाकर बात क्यों नहीं करती उनसे? यान्सी ना चाहते हुए भी जियान के ऑफिस जाती है। बहाना ये था कि वो सूट डिलीवर करने आई है। जियान के ऑफिस में वेट करते हुए यान्सी खिड़की से बाहर देखती है और शॉक्ड रह गई।
क्योंकि वहां से उसका खुद का स्टूडियो साफ दिखाई दे रहा था। उसने सोचा, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या कुछ और? आखिर जियान उस पर नजर क्यों रखेंगे? तभी जियान की एंट्री हुई। यान्सी थोड़ी घबरा गई उन्हें देखकर। वो पास आया, बोला, कहीं मैंने तुम्हें डराया तो नहीं? यान्सी घबराकर बोली, नहीं तो, मुझे आपसे डर क्यों लगेगा? वो जाने लगी, पर उसके पैर लड़खड़ा गए तो जियान ने उसे थाम लिया। उसका दिल अब तेजी से धड़कने लगा था। उसने सोचा, आखिर तू अपने मंगेतर के बड़े भाई को देखकर ऐसे रिएक्ट कैसे कर सकती है? तभी जियान बोला, किस ख्याल में खो गई तुम मुझे सूट लौटाने आई थी ना? यान्सी ने कहा, हाँ, सूट वहां रखा है। उसने जियान को सूट दिखाई, फिर अपने पर्स से एक बॉक्स निकालकर बोली, ये आपके लिए छोटा सा तोहफा लेकर आई हूं। डायमंड से जड़े कफलिंग्स हैं। जियान को यूं किसी से तोहफा लेना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि अक्सर लोग अपने छुपे इरादे या किसी फायदे के लिए ही तोहफा लाते हैं। पर उसने यान्सी का गिफ्ट एक्सेप्ट किया, फिर पूछा, क्या कोई परेशानी है? तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकती हो यान्सी। पर यान्सी में उससे मदद मांगने की हिम्मत नहीं थी। वो ऑलरेडी उसके लिए काफ़ी कुछ कर चुका था। वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई तो जियान ने अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दिया, पता लगाइए अंकल जी, आखिर बात क्या है? स्टूडियो में मिस्टर हुआ आधम का वो चिल्ला रहा था कि मुझे मेरा रोब ठीक करके दो, नहीं तो पैसे दो, वरना मैं तुम्हारा स्टूडियो बंद करवा दूंगा। यान्सी उन्हें समझाने की कोशिश में थी कि तभी मिस्टर हुआ का फ़ोन बज उठा। फ़ोन के उस तरफ जियान था। उसने सीधे सीधे कहा, मैंने तुझे यान्सी के स्टोर का एड्रेस उसे परेशान करने के लिए नहीं दिया था। तू क्यों परेशान कर रहा है उसे? मिस्टर हुआ हकलाने लगता है, अरे नहीं यार, मैं तो बस, असल में मुझे पैसों की तंगी आ गई है और अगले ही दिन एक ऑक्शन में मैं इस रोब को बेचने की सोच रहा हूँ। जियान बोला, तुम्हें पैसे चाहिए ना? ठीक है, वो रोब मुझे पसंद आ गया है, मैं उसे खरीद रहा हूँ। हुआ पूछता है, कितने में? जियान बिना पलक झपकाए कहता है, 20 मिलियन, 2 करोड़। शर्त बस एक है, कपड़े स्टूडियो में ही रहेंगे और यान्सी उन्हें आराम से रिपेयर करेगी। कोई डेडलाइन नहीं। मिस्टर हुआ की तो लॉटरी लग गई। उसने तुरंत क्रिकेट की तरह रंग बदला और कहा, अरे यान्सी जी, आप आराम से काम कीजिए। जियान भाई ने 20 मिलियन दे दिए हैं इस रोब के। अब ठीक हो जाए तो ये रोब उन्हें ही डिलीवर कर दीजिएगा। इतना कहकर वो बस निकला ही था कि फीफी यान्सी को चिढ़ाने लगी, 20 मिलियन सिर्फ एक रोब के लिए? कोई भी आदमी अपनी भाई की होने वाली बीवी पर इतना खर्चा नहीं करता। कहीं वो तुम्हारा देवर ना बनके पति तो नहीं बनना चाहता? यान्सी बोली, ये तू क्या अनाप शनाप बोल रही है? अब फैमिली एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तभी यान्सी को मेड का फोन आया। पूछ रही थी, आप आज घर तो आएंगी ना मैडम? मैंने युवान सर को भी कह दिया, वो आज घर जल्दी आ जाएंगे। उसने सोचा, आज सही मौका है युवान से फिर से एंगेजमेंट तोड़ने के अग्रीमेंट पेपर्स पर साइन करने की बात करने का। उसने कहा, हाँ, मैं 12 बजे से पहले घर आ जाऊंगी। इस तरफ असिस्टेंट जियान के कान भरने लगा। बोला, सर, आज आपके भाई का बर्थडे है। आपको क्या लगता है, क्या हर बार की तरह इस बार भी यान्सी उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगी? जियान ने चिढ़कर बोला, ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरफ युवान घर लौटता है। मेड से पूछा, यान्सी आई नहीं अभी तक? मेड बोली, साहब वो बस आती ही होंगी। भला वो आपका जन्मदिन कैसे भूल सकती है? कहें तो मैं उन्हें कॉल करके पूछूं वो कहाँ पर हैं? युवान ने कहा, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। तभी उसे लिली का मैसेज आया। पूछ रही थी, वो अपनी बर्थडे पार्टी छोड़कर कहाँ चला गया? पार्टी तो अभी बस शुरू ही हुई थी। पर युवान काम का बहाना करके पार्टी में वापस जाने से मना कर देता है। इस तरह यान्सी अब भी काम में बिजी थी जब उसे जियान के असिस्टेंट ने फ़ोन करके बताया कि जियान की बहुत ही कीमती घड़ी खराब हो गई है, क्या वो उसे ठीक कर सकती है? अब उन्होंने उसकी इतनी मदद की थी, वो झट से घड़ी ठीक करने के लिए मान गई। कहा, ठीक है, आप घड़ी भिजवा दीजिए मैं। पर असिस्टेंट ने कहा, वो बॉस की बहुत ही खास घड़ी है, आप ही को उनके पास जाकर घड़ी ठीक करनी होगी। वो फिलहाल एक मीटिंग में टाउन से बाहर हैं, मैं आपको वहाँ का एड्रेस दे देता हूँ। यान्सी मना नहीं कर पाई और पहुँच गई उस एड्रेस पर। जियान के क्लाइंट से उसकी मुलाकात दरवाजे पर ही हुई। आपस में बात ही कर रहे थे कि बाप रे बाप, मिस्टर जियान का गुस्सा तो हमेशा नाक पर ही रहता है।
उन्हें उस आदमी ने छोटा सा गिफ्ट क्या दिया? उन्होंने तो वाइन की ग्लास ही तोड़ दी। यान्सी ने सोचा, क्या वो वाकई इतने गुस्से वाले हैं? वो अंदर गई तो कांच के टूटे टुकड़ों पर उसकी नज़र सबसे पहले गई। इसका मतलब वो लोग सच ही बोल रहे थे। जियान ने पूछा, अब वहीं खड़ी खड़ी देखती रहोगी या अंदर भी आओगी? यान्सी पास आकर बैठी तो जियान तब भी अपनी घड़ी उतारता नहीं, बल्कि यूं ही अपना हाथ आगे कर देता है। यान्सी ध्यान से घड़ी को देखती है और इसी बहाने से जियान यान्सी के और करीब आने लगता है। यान्सी ने पूछा, आपको ये घड़ी कब तक चाहिए? जियान बोला, आज ही, भले ही कितनी देर क्यों ना हो। और फिर क्या था, बेचारा युवान घंटों यान्सी का वेट करता रहा, पर यान्सी तो जियान की घड़ी ठीक करने बैठ गई। इसी बीच जियान कब उसके पास आकर खड़ा हो गया, यान्सी को होश ही नहीं रहा। एक पल के लिए उसे फिर से जियान में उसी आदमी की परछाई नजर आई। घड़ी फाइनली ठीक हुई तो जियान अपना हाथ आगे कर देता है। तभी यान्सी की नज़र उन्हीं कफलिंग्स पर गई जो यान्सी ने उन्हें दी थी। उसने सोचा, उन्हें तो गिफ्ट्स रिसीव करना पसंद नहीं है, तो फिर क्यों? जियान ने पूछा, क्या ये कफलिंग्स मुझे सूट कर रही हैं? यान्सी ने कहा, हाँ, अच्छी लग रही हैं। तभी उसे युवान का मैसेज आया। पूछ रहा था वो घर कब तक आ रही है। जियान ने पूछा, कहीं मैंने तुम्हारे और युवान की डेट नाइट स्पॉइल तो नहीं कर दी? यान्सी बोली, नहीं तो। और तभी युवान ने कॉल किया, रात के 11 बज रहे हैं। आखिर तुम हो कहाँ यान्सी? तभी जियान साइड से बोला, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। युवान ने पूछा, तुम्हारे साथ ये आदमी कौन है? तो न जाने क्यों यान्सी बिना कुछ कहे फ़ोन काट देती है। उसने जियान से कहा, मैं टैक्सी पकड़ लूँगी, आपको तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। पर जियान ने कहा, अब मेरी वजह से तुम्हें इतनी लेट हुई है तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ ना। कार में जियान ने यान्सी से कहा, अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो सीट को एडजस्ट कर सकती हो। पर यान्सी को बटन तो मिलने से रही और तभी जियान उसका हाथ पकड़ सीट एडजस्ट करने वाली बटन को प्रेस करता है। यान्सी की सांसें एक पल के लिए थम सी जाती हैं। तभी अंकल जी ने पूछा, वैसे यान्सी बेटा, तुम और युवान क्या शादी इसी साल करने वाले हो? यान्सी बोली, ये पूछकर आप मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं अंकल जी? सब लोग जानते हैं कि युवान मुझे नहीं लिली को पसंद करता है। अंकल जी तब हिंट देते हुए बोले, बेटा, जो तुम्हारी कद्र नहीं करता उसे छोड़ देने में ही भलाई है। क्या पता शायद कोई और आंखें बिछाकर तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। जियान की नज़रें तब अंकल जी पर ही गड़ गईं, मानो बोल रहे हों, हाँ, आप उसे बता ही क्यों नहीं देते कि वो इंसान मैं हूं। फाइनली यान्सी घर लौटी। इस तरफ युवान ने खिड़की से यान्सी को कार से उतरते देख सोच में पड़ गया। आखिर इतनी रात उसे घर कौन ड्रॉप कर रहा है और ये कार इतनी जानी पहचानी क्यों है? यान्सी अंदर आई तो मेड ने गर्म माहौल को ठंडा करने की कोशिश की। बोली, मैडम, क्या काम का प्रेशर ज़्यादा था? बहुत देर हो गई आने में। चलिए डिनर कर लीजिए। यान्सी बोली, पर मैं ऑलरेडी बाहर से खाकर आई हूँ और हाँ, केक भी। मेड बोली, पर आज तो साहब का बर्थडे है ना। वो कब से आपके लौटने का इंतजार कर रहे थे। ये उनके रिश्ते में पहली बार होगा। यान्सी को युवान का जन्मदिन याद नहीं था, या कहें तो वो याद रखना ही नहीं चाहती थी। युवान ने मेड को अंदर जाने का ऑर्डर दिया। यान्सी से पूछा, वो कार किसकी थी? यान्सी उसे सच्चाई नहीं बताती क्योंकि वो जानती थी युवन उसे गलत ही समझेगा। उसने इनफैक्ट एग्रीमेंट पेपर्स पर साइन करने की बात की तो युवन चिल्लाया, रात के 1 बजे कोई गैर आदमी तुम्हें घर ड्रॉप कर रहा है और तुम मुझे सगाई तोड़ने की बात कर रही हो। तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गई है? यान्सी बोली, तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो, मानो तुम्हें इन बातों से कोई फर्क भी पड़ता है। तुम तो लिली को पसंद करते हो ना? युवन बोला, और तुम भी जानती हो कि दादाजी हमारे रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। क्या इसलिए तुम एटीट्यूड दिखा रही हो, जबकि असल में तुम तो बस मेरे पैसों के लिए मेरा यूज़ करना चाहती हो। यान्सी बोली, यूज़ तो तुमने मेरा किया है युवन। दादाजी ने जब रिश्ते की बात की थी, क्या मुझे तुम्हारे और लिली के रिश्ते के बारे में पता था? तुम ही ने तो दादाजी का दिल बहलाने के लिए हाँ कहा था। एनीवेज, मैं तुमसे और बहस नहीं करना चाहती। पेपर्स रेडी हो जाएं तो बता देना, सिग्नेचर होते ही मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी। इतना कहकर वो अंदर चली गई। फाइनली यान्सी उस रोब को रिपेयर कर चुकी थी, पर जियान से मिलने से हिचकिचा रही थी। उसने फ्रेंड को कहा, क्यों ना तुम चली जाओ मेरी जगह, पर फ्रेंड ने साफ इनकार कर दिया। तभी जियान के असिस्टेंट का मैसेज आया। बोल रहे थे कि अगर रोब रेडी हो चुकी हो तो उसे जियान के घर ले आना। यान्सी रोब लेकर जियान के घर पहुंची तो देखा जियान ने उसकी पसंदीदा पेस्ट्री मंगवाई हुई थी। उसने सोचा, क्या ये भी बस एक इत्तेफाका है या? असिस्टेंट ने मानो उसके मन में उठ रहे सवाल को भांप लिया था। वो बोले, ये जियान खास तुम्हारे लिए ही लाए हैं बेटा।
तुम्हारी पसंद नापसंद वो खूब जानते हैं। उसने यान्सी को वहीं वेट करने को कहा और तब उसकी नज़र न सिर्फ उसके फेवरेट फूलों पर गई बल्कि जियान की एक पोर्ट्रेट पर भी, जिसमें जियान ने चश्मे लगाए हुए थे। इतने में जियान वहां आ चुका था। उसने पूछा, कैसी लगी? यान्सी घबराकर बोली, जी। पेंटिंग काफ़ी अच्छी है। जियान बोला, मैं पेंटिंग की नहीं, फूलों की बात कर रहा हूँ। यान्सी तब हिम्मत जुटाकर पास आई। बोली, आपने फिर से हमारी इतनी मदद की, इसलिए मैं आपके लिए छोटा सा तोहफा लाई हूँ। असिस्टेंट बोलने ही जा रहा था कि जियान को गिफ्ट लेना बिल्कुल पसंद नहीं, पर जियान की नज़रों ने उन्हें चुप करा दिया। उसने देखा कि यान्सी ने अपने हाथों से उसके लिए ब्रोच बनाया था। वो उसे तभी लगाने की कोशिश करता है। तब यान्सी बोली, आपसे लगाने में दिक्कत हो रही है तो मैं मदद कर दूं? जियान ने हाँ कहा तो यान्सी दूर से ही लगाने की कोशिश कर रही थी जब जियान उसे अपनी ओर खींचता है। यान्सी एक पल के लिए शॉक्ड हो गई। जियान ने कहा, इतनी दूर से तुम्हें दिखाई भी दे रहा था क्या? पर यान्सी के तो अब हाथ कांपने लगे थे। ऐसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जियान ने उसे ठीक से लगाने को कहा तो वो घबराकर चीख उठती है। तभी उन दोनों के दरमियान नज़दीकियां कुछ ज़्यादा ही बढ़ गईं कि जियान पलक झपकते ही यान्सी को किस करने लगा। यान्सी एक झटके में खुद को दूर कर लेती है, पर जियान से कुछ पूछने या उससे नाराज़ होने की भी उसमें हिम्मत न थी। दिल में बस यही सवाल उठ रहा था कि आखिर वो अपने मंगेतर के भाई के लिए ऐसा कैसे महसूस कर सकती है। उसने कहा, मुझे देर हो रही है, अब मुझे चलना चाहिए। ने कहा, रुको, ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा। वो फिर जियान के ड्राइवर के साथ घर चली जाती है। अगले दिन एक रेस्टोरेंट में यान्सी एक क्लाइंट से मिलती है जिसने कहा कि वो उसके साथ डील साइन करने के लिए तभी राजी होगी अगर वो उसकी मुलाकात अपने ब्रदर इन लॉ यानी जियान से करा दे। तो यान्सी ने इसके लिए साफ इनकार किया क्योंकि वो जियान के नाम के सहारे नहीं बल्कि अपनी काबिलियत से आगे बढ़ना चाहती थी। तब वो क्लाइंट गुस्से में अपनी पहनी चप्पल बीच से काट देती है। बोली, ठीक है, आधे घंटे में इसे ठीक करके दिखा सकती हो तो ये डील तुम्हारी। यान्सी को इस काम से कोई शर्म नहीं थी। उसने अपनी टूल बॉक्स निकाली और उसे ठीक करने बैठ गई। तभी रेस्टोरेंट में युवान पहुंचा लिली के साथ। उनकी नज़र यान्सी पर पड़ी तो वो पास आकर बोला, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो मुझे कह देती, यूं सरेआम किसी की चप्पल ठीक करना? क्या ये सब करके हमारी फैमिली की नाक कटवाना चाहती हो? यान्सी उसे कोई जवाब नहीं देती। तब लिली ने पूछा, अगर बुरा ना मानो तो क्या युवान को तुम आज मेरे हवाले कर सकती हो? वो क्या है ना, आज मेरी डांस परफॉर्मेंस है। यान्सी ने कहा, तुम साथ खाओ पियो बैठो, जो भी करो, मुझसे परमिशन मांगने की क्या ज़रूरत है? युवान यान्सी से कुछ कहने जा ही रहा था जब लिली पेट दर्द होने की एक्टिंग करने लगी तो युवान उसे लेकर वहां से चला गया। दूर बैठी उसकी क्लाइंट ये सब देखकर बहुत इम्प्रेस हुई, ये भी कि कितनी बारीकी से उसने अपनी चप्पल को एकदम नया बना दिया था। उसके मन में यान्सी के लिए इज्जत और भी बढ़ गई और वो उसके साथ डील साइन करने के लिए मान जाती है और इसी खुशी में यान्सी कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है। दूसरी तरफ उसी रेस्टोरेंट में जियान भी एक क्लाइंट से मिलने आया था। वो जियान को इम्प्रेस करने के लिए साथ में एक खूबसूरत लड़की भी लाया था। वो लड़की उसके पास गई तो जियान भड़क उठा और उसने प्रोजेक्ट डील पर साइन करने से साफ इनकार किया क्योंकि उसे ऐसी नीच हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं थीं। तभी यान्सी भी नशे में धुत वहां से गुजर रही थी। जियान पर उसकी नज़र पड़ी तो वो सीधा अंदर चली आई ये देखने कि क्या ये सच में जियान है या कोई और। वो सीधा उसके गोद में आकर बैठ गई तो जियान ने सबको वहां से बाहर जाने का ऑर्डर दिया। यान्सी अब नशे में जियान को युवान समझने लगी थी। वो रोते हुए कहती है, तुम मुझे नफरत क्यों करते हो? मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया पर तुमने कभी मेरी कद्र नहीं की। जियान का दिल ये सुन टूट जाता है। वो धीरे से बोला, पागल लड़की, मैं युवान नहीं हूं, ध्यान से देखो मैं कौन हूं। यान्सी उसकी आंखों में देखती है और बड़बड़ाती है, तुम्हारी आंखें बहुत जेंटल हैं, तुम युवान नहीं हो सकते। पर वो फिर से नशे में उसे मारने लगी, बाइट करने लगी गुस्से में रोते हुए। बार बार यही दोहरा रही थी कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? जियान धीमी आवाज में बोला, काश तुम्हें पता होता यान्सी कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। जियान उसे इस हाल में घर नहीं ले जा सका क्योंकि वहाँ उसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था।
इसलिए वो उसे अपने प्राइवेट विला ले आता है। उसने यान्सी को बेड पर उतारा तो वो यान्सी जिद करने लगी, मुझे बेड पर नहीं सोना, और बाहर चली गई बालकनी पर। कहने लगी, मुझे तो यहाँ सोना है। जियान भी उसके पास बैठ गया। उसकी प्यारी और बेतुकी बातें सुनते सुनते रात से सुबह कब हो गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह यान्सी की आंखें खुली तो उसने देखा कि वो तो जियान की बाहों में है। वो एक झटके से उठ बैठी, बोली, मैं यहाँ कैसे आई? और फिर उसे पिछली रात की धुंधली यादें आंखों के सामने आने लगीं। उसने जियान से माफ़ी मांगना शुरू किया था जब उसकी नज़र जियान की गर्दन पर लगे निशान पर गई। उसने सोचा, इतना गहरा निशान आखिर किसने छोड़ा होगा? मैंने तो उन्हें कभी किसी लड़की के साथ नहीं देखा। जियान ने तब पूछा, तुम माफ़ी किस लिए मांग रही हो? यान्सी ने पूछ ही लिया। ये निशान किसने दिया? जियान उसे घूरता है। तुम्हें याद नहीं, कल रात तुम मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थी, तुमने ही काटा है। यान्सी शर्म से पानी पानी हो जाती है। सॉरी मिस्टर जियान, मैंने गलती से किसी और को समझकर। जियान चिढ़ जाता है। किसी और को? उसने सोचा वो अब भी उस जियान के बारे में सोच रही है जो उसे प्यार ही नहीं करता। वो दोनों घर लौटे तो मेड ने बताया कि युवान घर पर नहीं है, वो लिली से मिलने गए हैं। यान्सी ने जियान को थैंक यू कहा तो वो बोला, तुम अंदर जाकर आराम करो, मुझे युवान से कुछ ज़रूरी बात करनी है। युवान घर लौट आया। आते ही पूछा, बाहर कार किसकी है? मेड ने बताया तो युवान अपने भाई से मिलने अंदर गया। बोला, आपको यान्सी को घर ड्रॉप करने की क्या ज़रूरत थी? वो कोई बच्ची नहीं है, अपना ख्याल खुद रख सकती है। जियान बोला, तुम ये बताओ, जब यान्सी को तुम्हारी ज़रूरत थी तब तुम कहाँ थे? क्या पूरी रात तुम लिली के साथ बिताकर आ रहे हो? युवान बोला, यान्सी ने फिर से मेरी कंप्लेंट की ना आपसे। भाई, आप उसे जानते नहीं, वो बहुत शातिर है। तभी जियान चिल्लाया, बस बहुत हुआ युवान, जब देखो तुम बस लिली के साथ घूमते रहते हो। ये मत भूलो, लिली तुम्हारी अडॉप्टेड सिस्टर है और यान्सी तुम्हारी मंगेतर। पर युवान तो अब भी लिली की ही साइड ले रहा था। इनफैक्ट उसने सच बता ही दिया कि उन दोनों की सगाई की तो बस एग्रीमेंट हुई थी और वो यान्सी से शादी कभी नहीं करेगा। जियान की नज़र टेबल पर यान्सी पर गई। उसने सोचा, चलो, इतना कुछ सुनने के बाद आई होप यान्सी अक्लमंदी का काम करे और खुद युवान से ब्रेकअप कर ले। जियान के जाते ही युवान यान्सी पर बरस पड़ा। दोनों के बीच बात इतनी बिगड़ गई कि युवान उसका गला पकड़ लेता है और यान्सी उसे कस के एक चांटा लगा देती है और फिर कमज़ोरी की वजह से बेहोश हो जाती है। जियान रास्ते में ही था जब उसे ये बात पता चली और उसने कार यू टर्न लेने को कहा। हॉस्पिटल में यान्सी को होश आया। युवान भी पास ही था और शायद अपनी कड़वी बातों को लेकर पछता भी रहा था। उसे वो दिन याद आने लगे जब शुरुआत में उन दोनों का रिश्ता इतना बुरा भी नहीं था। यान्सी युवान की जितनी केयर करती थी उतना ही युवान भी करता था। पर दिन मीमी ने उसे बताया कि उसे पानी में धकेलने वाली यान्सी ही थी, क्योंकि वो उसे बचाकर इस घर में दादाजी के दिल में, उसके दिल में जगह बनाना चाहती थी। और बस उसी दिन उनका रिश्ता बिगड़ गया। पर यान्सी अब इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ना बंद हो चुका था। उसने युवान से कहा, तुम मानो या ना मानो, मीमी को पानी में धकेलने वाली मैं नहीं थी युवान। यकीन ना हो तो तुम सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हो। और दूसरी बात, हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती थी, पसंद करती थी तुम्हें, क्योंकि जब 6 साल पहले तुमने मुझे डूबने से बचाया था मैं पागल ये समझ बैठी कि मेरे भाई जो इस दुनिया में नहीं रहे, शायद उन्होंने ही तुम्हें मेरे लिए भेजा है, मेरा फरिश्ता बनकर। युवा ने ये सब सुन शॉक्ड रह गया, क्योंकि जिस टाइम की वो बात कर रही थी उस वक़्त वो तो यहाँ था ही नहीं, वो तो लिली से मिलने अब्रॉड गया था। उसने पूछा, क्या तुम श्योर हो तुमने मेरा चेहरा देखा था? यान्सी बोली, हाँ, तुमने ग्लासेस पहने थे जैसे तुम अक्सर पहना करते हो। बाहर खड़ा जियान उसकी सारी बातें सुन चुका था। असिस्टेंट बोला, बेटा तुम अंदर जाते क्यों नहीं? बता क्यों नहीं देते कि उसे बचाने वाले तुम थे? पर जियान ने सच बताने से साफ इनकार किया। बोला, क्योंकि वो मेरी आभारी होकर मुझसे प्यार करे, सिर्फ इसलिए कि मैंने उसकी जान बचाई। ये मैं नहीं चाहता। तभी युवान कमरे से बाहर निकला तो जियान अंदर आया। यान्सी उसे वहां देखकर हैरान हो गई। जियान कुछ कहता नहीं, बस उसे अपने गले से लगा लेता है। बोला, तुम टेंशन मत करो, युवान को मैं समझाऊंगा, जानता हूं उसी ने कुछ किया होगा तभी। यान्सी ने बीच में टोका, कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है जियान, हमारे बीच अब सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहती हूँ, पर पहले मुझे कहीं और रहने का इंतज़ाम करना होगा। जियान बोला, और तुम जाओगी कहाँ? यान्सी बोली, मेरा स्टूडियो काफ़ी बड़ा है, एक बार मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाऊं बस।
और तभी जियान ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। यांसी चिल्लाई, ये आप क्या कर रहे हैं जियान? बोला, तुम्हें डिस्चार्ज कराने ले जा रहा हूँ, घर जाकर पैकिंग भी तो करनी है। इस तरफ युवान ने अपनी आंटी को फ़ोन किया तो उसे पता चला कि जिस वक़्त की बात यांसी कर रही है उन दिनों तो जियान पुराने मैंशन आया हुआ था दादाजी से मिलने। और बस तभी युवान के सामने कांच की तरह सब साफ हो गया। वो समझ गया कि आखिर क्यों उसके भाई हमेशा यांसी की तरफदारी करते हैं, क्योंकि उसे बचाने वाले वो ही थे और यांसी उसे जियान समझकर इतने सालों तक प्यार करती रही। फाइनली यांसी जियान के साथ अपने स्टूडियो पहुंची तो उसने पूछा, ये जगह कुछ छोटी नहीं है यांसी? पास ही में मेरा एक अपार्टमेंट खाली पड़ा है, आई थिंक तुम्हें वहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए। पर यांसी ने उसकी मदद लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि अब जब युवान के साथ उसके सारे रिश्ते टूट चुके हैं तो उसे जियान से भी दूरी बना लेनी चाहिए। जियान बोला, तुम्हारा और मेरे भाई का रिश्ता खत्म हुआ है तो इससे हमारा रिश्ता तो खत्म नहीं होता है ना? यांसी इस बात से घबराने लगी। आखिर उनके बीच रिश्ता क्या था? तब जियान उसके करीब आया, बोला, तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? मैं तुम्हें खा थोड़े ही जाऊंगा। तभी यांसी को दादाजी का मैसेज आया। वो उसके और युवान के ब्रेकअप के बारे में जान चुके थे और उन दोनों से मिलना चाहते थे। यांसी दादाजी से मिलने आई तो उन्होंने पूछा, बेटा क्या तुम ये सगाई लिली की वजह से तोड़ रही हो? जो सुन युवान लिली के साइड लेने लगा, उसने ये बात भी बताई कि कैसे यांसी मीमी के जरिए उन सबको अपने फायदे के लिए यूज करना चाहती थी। तब मीमी को बुलाया जाता है, उससे सख्ती से पूछा जाता है कि क्या सच में यांसी ने ही उसे पानी में धकेला था? अगर उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक की और पता चला कि वो झूठ बोल रही है तो उसे हॉस्टल भेज दिया जाएगा। मीमी डर के मारे सच उगल देती है कि उसे ऐसा कहने के लिए लिली दीदी ने उकसाया था ताकि युवान भैया यांसी से नफरत करे। ये सुन युवान शॉक्ड हो गया। उसने लिली से ये उम्मीद नहीं की थी। दादाजी ने तब फैसला लिया लिली को वापस अब्रॉड भेजने का और उन सबको वहां से चले जाने को कहा, क्योंकि वो यांसी से अकेले में बात करना चाहते थे। दादाजी ने अपनी फैमिली की तरफ से उससे माफ़ी मांगी, रिक्वेस्ट की, बेटा अगर तुम ऐसे वक्त पर सगाई तोड़ोगी तो हमारे खानदान की बहुत बदनामी होगी। वैसे भी युवान और लिली के रिश्ते की अफवाहें लोगों में फैली हुई हैं। अब अगर उसके आते ही यूं सगाई टूटे, क्या तुम मेरे खातिर एक रिश्ते को थोड़े दिन और नहीं खींच सकती? इससे पहले यांसी कुछ कहती, पीछे से जियान की आवाज़ गूंजी, ऐसा ख्याल आपके दिमाग में आया भी कैसे दादाजी? और हमारी फैमिली की रेपुटेशन को बचाने के लिए हमें एक लड़की का सहारा लेने की कब ज़रूरत आन पड़ी? मैं आपके इस डिसीजन के सख्त खिलाफ हूँ। इसी को लेकर दादाजी और जियान के बीच गंदी वाली बहस छिड़ गई। यांसी उन दोनों को यूं झगड़ते नहीं देखना चाहती थी। वो चिल्लाई, आप दोनों बस कीजिए और दादाजी मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, पर बस 1 साल के लिए। जियान ये सुन गुस्से में चला गया। यांसी उसके पास आई तो उसने पूछा, आखिर क्यों यांसी? जब तुमने सगाई तोड़ने का मन बना लिया था तो फिर से क्यों? यांसी बोली, दादाजी को पहले ही एक बार दिल का दौरा पड़ चुका है जियान। मेरी वजह से उन्हें कुछ हो मैं ये नहीं चाहती, और ये रिश्ता तो फेक ही रहेगा, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। और वैसे भी मेरी ज़िंदगी में कोई और आदमी थोड़े ही है, तो अगर 1 साल और मुझे इस झूठे रिश्ते में रहना पड़े तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? इतना कहकर वो जाने लगी तो जियान ने उसे रोक लिया। बोला, यांसी तुम ये सब कुछ समझकर भी अनजान बन रही हो या सच में समझना चाहती ही नहीं कि मैं... इतना कहकर वो थम गया, पर दिल चीख चीख कर कह रहा था कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वो अपनी बात अधूरी छोड़कर चला गया। इस तरफ दादाजी ने युवान को बताया कि उन्होंने यांसी को फिलहाल तो सगाई न तोड़ने के लिए मना लिया, पर आगे सब उसके हाथ में है कि वो क्या करना चाहता है। अपनी गलती को सुधार कर यांसी का फिर से दिल जीतना चाहता है या... युवान को भी अब अपनी गलती का एहसास होने लगा था। अगले दिन जियान ऑफिस आया तो उसने देखा यांसी उसके बिल्डिंग के बाहर खड़ी है, क्योंकि उसे अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। जियान ने तब ऐलान किया कि यांसी को किसी की परमिशन या अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं और उसे अंदर जाकर उसका वेट करने के लिए कहता है। यांसी उसके ऑफिस में उसका इंतज़ार कर ही रही थी जब बाहर उसे युवान की आवाज़ सुनाई दी। वो भी जियान से ही मिलने आया था। वो जानती थी अगर युवान उसे वहाँ देखेगा उसे गलत ही समझेगा, इसीलिए वो छुप जाती है। जियान अंदर आया। ये पहली बार था वो अपने भाई के ऑफिस आया था। शॉक्ड हुआ ये देखकर कि उनकी खिड़की से यांसी का स्टूडियो साफ साफ नजर आता है। तभी जियान अंदर आया। पूछा,
तुम यहाँ कैसे? युवान बोला। हाँ, मैं कुछ पूछना चाहता था। जियान बोला। ऐसा क्या है जिसे पूछने के लिए तुम्हें यहाँ आना पड़ा? युवान ने तब पूछा कि आखिर यान्सी को लेकर उनके ख्याल क्या हैं। जियान बोला, मैं क्या सोचता हूँ, ये तो मेरा निजी मैटर है, तुम्हें बताना तो मैं ज़रूरी नहीं समझता। युवान ने तब साफ साफ कहा, यान्सी मेरी मंगेतर है भाई, इसलिए अच्छा होगा आप उससे दूर ही रहें। जियान बोला, पर वो तो अब तुम्हारी सिर्फ नाम की मंगेतर है ना? वैसे क्या ये कफलिंग्स देख रहे हो? किसी खास ने दिए हैं और मैं उसे बेहद पसंद करता हूँ। युवान को लगा कि शायद जियान की लाइफ में कोई और लड़की है तो ठीक है। फिर उसके जाते ही जियान ने अपने छिपने की जगह हटाई। बोला, वैसे छुपने की जगह अच्छी ढूंढी है तुमने। वो बाहर निकली। बोली, युवान को कोई गलतफहमी ना हो इसलिए मैं। जियान बोला, कैसी गलतफहमी? ये कि हमारा अफेयर चल रहा है। यान्सी ने जवाब में कुछ नहीं कहा। उसने पेपर्स दिए साइन करने के लिए और जाने लगी तो जियान बोला, वैसे क्या तुम युवान के सवाल का जवाब जानने के लिए क्यूरियस नहीं हो? यान्सी बोली, नहीं। अगर आप शेयर नहीं करना चाहते तो। जियान बोला, मैंने उसे जवाब दे दिया था यान्सी, ज़रा ध्यान से सोचो। इतना कहकर वो अपने इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए चला गया। तभी उसकी नज़र टेबल पर पड़े चश्मे पर पड़ी। उसका असिस्टेंट आया तो उसने पूछा, अंकल जी, जियान तो चश्मे नहीं लगाते हैं ना? अंकल जी बोले, ये तो उनकी रीडिंग ग्लासेस हैं, वो तो अक्सर पहनते हैं। वैसे तुम ये क्यों पूछ रही हो? यान्सी ने कहा, कुछ नहीं, वो आई एम श्योर वो चश्मे में और भी हैंडसम लगते होंगे। इतना कहकर उसने फिलहाल के लिए तो बात टाल दी। पर बाहर जब उसने जियान को उन्हीं चश्मों में देखा, 6 साल की धुंधली यादें उसके आंखों के सामने आने लगीं। मन में सवाल था कि क्या सच में युवान ने ही उसे बचाया था, या कहीं वो जियान तो नहीं? वो यही पूछने उसके पास जा ही रही थी जब युवान ने उसे रोक लिया। बोला, कहीं तुम्हारा ध्यान तुम्हें बचाने वाले मसीहा को छोड़ उसके बड़े भाई पर तो नहीं आ गया है? यान्सी ने हैरानी में पूछा। तुम्हें वो रात याद है? युवान बोला, हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ। यान्सी को तो इस बात से खुश होना चाहिए था, पर ना जाने क्यों उसका दिल बैठ जाता है ये सुनकर। उसी दिन आधी रात जियान उसके स्टूडियो आया। कहा, स्टूडियो की बत्ती जल रही थी देखा, इसलिए तुम्हारे लिए मिडनाइट स्नैक्स लाया हूँ, अंदर इनवाइट नहीं करोगी? जियान ने अपने हाथों से उसे खाना सर्व किया। यान्सी ने पूछा, आपने तो कहा था आप चश्मे नहीं पहनते हैं। जियान बोला, हाँ, पर तुमने भी तो अंकल जी से कहा था ना कि मैं चश्मों के साथ हैंडसम लगूंगा। ये सुन यान्सी खांसने लगी। तभी जियान बोला, सुबह मीटिंग में युवान ने तुमसे ऐसा क्या कह दिया कि तुम अचानक उदास हो गई? कहीं तुम अभी भी उसे पसंद तो नहीं करती? यान्सी बोली, नहीं, मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। बस ये 1 साल गुजर जाए फिर मैं ये शहर छोड़कर चली जाऊंगी। जियान बोला, तो क्या तुम मुझसे भी दूर जाना चाहती हो यान्सी? यान्सी बोली, आपने मेरी जितनी मदद की है मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी जियान। जियान बोला, मैंने तुम्हारी हेल्प इसलिए नहीं की थी यान्सी ताकि तुम मेरी आभारी रह सको। वो तो और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, पर वो जानता था अगर उसने अभी अपने कदम बढ़ाए तो वो उन्हें पीछे नहीं ले पाएगा। उसने अपनी आईडी कार्ड उसे दी। बोला, अब से ऑफिस में इसके जरिए तुम जब कभी आ सकती हो, किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। इतना कहकर वो चला गया। पर अगले ही दिन सुबह सुबह फिर वो उसके स्टूडियो आ जाता है। बोला, सामने से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हारी फेवरेट पेस्ट्री देते चलूं। उसकी फ्रेंड पेस्ट्रीज लेकर आई और उन्हीं के साथ बैठ गई। वो तो जियान के सामने यान्सी की तारीफों के पुल बांधने लगी थी। चाहती थी जियान को एहसास हो कि अगर वो कभी डेट करना चाहे तो यान्सी उनके लिए एकदम परफेक्ट रहेगी। यान्सी टेबल के नीचे उसे किक मारती और आंखों से इशारा कर रही थी ताकि वो उसे और एम्बैरस न करे। फीफी वहां से गई ही थी जब उसे एहसास हुआ कि उसने वो लात फीफी को नहीं, गलती से जियान को ही मारी थी। जियान भी चिढ़ते हुए बोला, वैसे मैं जानता नहीं था तुम इतनी स्ट्रॉन्ग हो। यान्सी तो शर्म से पानी पानी हो गई। कुछ देर बाद जियान उसके सामने एक ड्रेस रखता है। बोला, आज शाम एक पार्टी है जहां वो यान्सी को एक खास आदमी से मिलाना चाहता है। यान्सी बोली, पर मैं ही क्यों? जियान बोला, अब 1 साल के लिए तुम हुआ फैमिली के बेटे की मंगेतर बनी ही हो तो इसका पूरा फायदा भी तो उठाना चाहिए ना। इस क्लाइंट से मिलना तुम्हारे बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा।
यान्सी। फाइनली जब रेडी होकर आई, जियान तो उससे अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। फीफी ने तब चिढ़ते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता जियान ने तुम दोनों के लिए मैचिंग आउटफिट सिलेक्ट किए हैं? कोई भी देखेगा तो सोचेगा तुम दोनों डेट कर रहे हो। पार्टी के बाद घर लौटते समय यान्सी की आंख लग जाती है। होश आया तो देखा उसके लिपस्टिक का निशान गलती से जियान की शर्ट पर लग गया है। वो उसे साफ करने की कोशिश करती है, तब उसने देखा कि उस दिन के बाइट मार्क्स अभी तक गए नहीं हैं। जियान ने तब कहा, उस रात तुमने मेरे साथ जो किया, क्या तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगी? यान्सी ने माफ़ी मांगी, पर जियान बोला, ऐसे नहीं। वो फिर उसे किस करने आगे बढ़ा ही था, पर यान्सी उससे दूर हो गई। बोली, रात बहुत हो गई है, मुझे अब चलना चाहिए। यानी अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर ही रही थी, पर जियान ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। उसने पूछा, आखिर कब तक तुम अपने फीलिंग्स से मुझसे यूं ही भागती रहोगी यान्सी? तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम भी मेरे लिए वही फील करती हो जो मैं करता हूँ? यान्सी बोली, पर ये फीलिंग्स गलत हैं जियान। जियान बोला, गलत हो या सही, वो फैसला क्या तुम मुझ पर छोड़ सकती हो? और मैं तुमसे और दूर नहीं रहना चाहता। वो उसके करीब आया तो वो बोली, आप ड्रंक हैं जियान, और भूल रहे हैं कि हमारा रिश्ता क्या है। ये सुन जियान को गुस्सा आ जाता है। वो बोला, और क्या तुम नहीं जानती, मैंने अपना ऑफिस तुम्हारे स्टूडियो के सामने ही क्यों चुना? क्यों मैं बार बार तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए बहाने ढूंढता रहता हूँ? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ यान्सी, और ये आज से नहीं है। यान्सी बोली, आखिर आप चाहते क्या हैं जियान? और तभी जियान उसे पैशनेटली किस करता है, उसे अपनी बाहों में भर लेता है। इस बात से अनजान कि युवान भी तब यान्सी से मिलने वहां आया था। उसकी आवाज़ से यान्सी शॉक्ड हो गई। उसने जियान को चुप रहने का इशारा किया ताकि युवान को पता न चले कि वो उसके साथ है। यान्सी के दरवाज़ा खोलते ही युवान ने पूछा, मेरे भाई की कार तुम्हारे घर के बाहर क्या कर रही है? यान्सी बोली, शायद वो गलती से यहाँ पार्क कर गए हों। वैसे तुम यहाँ इतनी रात, कोई काम था क्या? युवान बोला, हाँ, मैं जानना चाहता था कि क्या हम इस फेक सगाई को रियल में बदल सकते हैं। क्या तुम मुझे दूसरा मौका दे सकती हो यान्सी? तुम भी जानती हो अगर म्यूमी ने झूठ नहीं बोला होता तो हमारे बीच इतनी दूरियां नहीं आती। पर यान्सी ने इस झूठे रिश्ते को सच में बदलने से साफ इनकार किया, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को प्यार ही कहा करते थे। वो बोली, अब तुम्हें चलना चाहिए, इससे पहले कि लोग तुम्हें यहाँ देख कोई गलत मतलब निकालें। युवान बोला, तुम्हें डर इस बात का है कि लोग क्या कहेंगे या मेरा भाई क्या कहेगा? भूलो मत, फेक ही सही तुम मेरी मंगेतर हो। हमारे ब्रेकअप के बाद भी तुम दोनों साथ नहीं हो सकते। उसके जाते ही यान्सी को जियान को भी वहां से चले जाने को कहा। वो समझ गया था कि एक बार फिर युवान की बातों की वजह से उसने एक बार फिर यान्सी को खो दिया था, इसलिए वो चुपचाप वहां से चला जाता है। अगले दिन यान्सी दादाजी से मिलने आई तो वो बोले कि जियान काम में थोड़ा बिजी है, इसलिए अब उसे और युवान को उनके गांव जाना होगा एक फेस्टिवल अटेंड करने के लिए। युवान तो इस बात से खुश था, इसी बहाने उसे यान्सी के साथ समय बिताने का मौका जो मिल जाएगा। तभी जियान वहां आया। दादाजी ने यही बात उसे बताई तो वो हैरान रह गया। उसने यान्सी को कॉर्नर में बुलाकर पूछा, तुम दोनों का रिश्ता तो फेक है ना, तो तुम उसके साथ जाने के लिए मान कैसे गई? और तुम इस बात से इतनी खुश क्यों लग रही हो? यान्सी बोली, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, और वैसे भी मैं ये सफाई आपको दे ही क्यों रही हूँ। इतना कहकर वो अपना सामान पैक करने चली गई। तभी असिस्टेंट आया, पूछने लगा, अब क्या होगा? कैसे रोकेंगे वो उन्हें दोनों को साथ में जाने से? अगले दिन यान्सी युवान का वेट कर रही थी। वो आया ज़रूर, पर साथ में सूटकेस नहीं था। बोला, क्या हम ये ट्रिप कैंसिल कर सकते हैं? लिली को बहुत तेज़ बुखार है, ऐसी हालत में वो उसे छोड़कर नहीं जा सकता। उनके बीच पहले जो भी रिश्ता रहा हो, पर वो है तो उसकी अडॉप्टेड सिस्टर ही ना। पर यान्सी ने अकेले जाने की जिद पकड़ ली, क्योंकि उसी गांव में एक मशहूर आर्टिस्ट से वो मिलना चाहती थी। वो वहां पहुंची तो ये देखकर शॉक्ड रह गई कि जियान तो पहले से ही वहां है। उसने पूछा, आपकी तो इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी ना? असिस्टेंट बोला, वो तो जियान ने कार में ही निपटा ली, पूरे रास्ते वही तो करते आए। उसके अंकल बोले, अब तुम आ ही गए हो तो तुम ही यान्सी को पूरा गांव क्यों नहीं दिखा देते? जियान बोला, नेकी और पूछ पूछ। दोनों गांव घूमने निकले। जियान ने उसका हाथ थामा, पर वो दूर होने की कोशिश करने लगी। जियान तब उसे और कसकर पकड़ लेता है। बोला, अब यहाँ हाथ पकड़ने में कैसी शर्म, यहाँ तो हमें कोई पहचानता भी नहीं।
रिलैक्स, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। यान्सी ने कहा, हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं जियान। आपने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया है और मेरे कई सपने हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए। युवान के साथ सगाई तोड़ने के बाद मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहती हूँ, अपने सपने पूरा करना चाहती हूँ। जियान बोला, और इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ यान्सी। यान्सी ने कहा, पर मैं उन्हें अपनी काबिलियत से पूरा करना चाहती हूँ और वैसे भी हमारे रिश्ते से हुआ फैमिली की बदनामी होगी। लोग क्या कहेंगे सोचा है। मैं दादाजी को निराश नहीं करना चाहती। जियान बोला, और क्या तुम्हें मेरी काबिलियत पर भरोसा नहीं? मैं हुआ ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। मेरी लव लाइफ से कंपनी या फैमिली की रेप्यूटेशन पर कोई आँच आई। तुम्हें लगता है ये मेरे रहते हो सकता है, पर तुम बताओ, तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना? यान्सी की चुप्पी में ही वो अपना जवाब ढूंढ लेता है। उसने फिर से उसे किस किया, बोला, तुम्हें अभी जवाब देने की ज़रूरत नहीं, मैं वेट करने को तैयार हूँ, बस इतनी देर जब तक तुम्हारे दिल में भी सिर्फ मैं हूँ। दोनों घर लौटे तो जियान की आंटी यान्सी को अपने मंगेतर के बड़े भाई के साथ रात बाहर गुजारने पर ताना मारने लगी तो दादाजी चिल्लाए, तुम इतनी नीच बात कह भी कैसे सकती हो, और वैसे भी जियान के लिए मैं लड़की पसंद कर चुका हूँ। तभी जियान बोला, पर मैं अपनी शादी का फैसला खुद लेना चाहता हूँ दादाजी। दादाजी ने पूछा, तो क्या तुम किसी को पसंद करते हो? आखिर वो है कौन? जियान यान्सी की तरफ देखते हुए बोला, आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। और यही बात युवान से भी छिपी ना रह सकी। बाद में यान्सी इसी बात से परेशान थी कि दादाजी की रिएक्शन से ये तो कन्फर्म था कि वो उनके रिश्ते को आसानी से नहीं अपनाएंगे। तभी जियान ने उसका हाथ खींचकर अंदर बुलाया। यान्सी घबराकर बोली, ये आप क्या कर रहे हैं जियान? अगर किसी ने देख लिया तो? जियान उसे माँ पापा के रूम में ले आया, जहाँ अब कोई नहीं रहता क्योंकि दोनों तो बचपन में ही गुजर गए थे। उसने बताया, दादाजी को मेरी माँ कभी पसंद नहीं थी क्योंकि वो उनकी स्टेटस की नहीं थी, इसलिए शादी के बाद परेशान होकर उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया। पापा को जब ये पता चला तो मनाने की कोशिश में उन्होंने फ्लाइट बुक की, पर वो प्लेन क्रैश हो गया। माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने भी खुदकुशी कर ली। यान्सी ये सब सुनकर बहुत उदास हुई। जियान बोला, मैं ये सब इसलिए नहीं बता रहा कि तुम मेरे लिए सॉरी फील करो, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पापा ने जो गलती की, मैं वो गलती दोहराना नहीं चाहता, और मैं तुम्हें खुद से दूर हरगिज़ नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे दादाजी या पूरी दुनिया से ही क्यों ना लड़ना पड़े। अगले दिन स्टूडियो में काम करते करते यान्सी ने कब जियान की तस्वीर बना डाली उसे होश ही न रहा। तभी डोरबेल बजा। उसने सोचा, कहीं जियान तो नहीं, पर दरवाजे पर तो युवान था और वो भी नशे में धुत अंदर आने की जिद कर रहा था, ये बहाना देकर कि शायद यान्सी ने अपने सामान में गलती से उसकी फेवरेट टाई पैक कर ली होगी और उसे अभी चाहिए। यान्सी बोली, ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं चेक करती हूँ। पर यान्सी के अंदर जाते ही वो भी अंदर आ गया। अगली सुबह जियान आया तो युवान को वहां देखकर शॉक्ड रह गया। यान्सी बाहर आई तो दोनों को साथ देखकर क्वर्ड हो गई। यान्सी के पूछने पर जियान ने कहा, अपनी सूट और टाई लेने आया हूं जो तुमने बनाने का वादा किया था। यान्सी बोली, वो अभी तैयार नहीं हुई है। जियान का चेहरा देखने लायक था जब युवान ने यान्सी को थैंक यू कहा। रात भर उसकी देखभाल करने के लिए, जब नशे में उसका बुरा हाल था, यान्सी तंग आकर दोनों को वहां से जाने को कहा। तभी जियान जानबूझकर खुद को कैंची से चोट पहुंचा लेता है। इतना खून देखकर यान्सी घबरा गई। युवान को हटने को कहा ताकि वो जियान की केयर कर सके। युवान बोला, यान्सी मेरे भाई की बातों में मत आओ, ये उसने जानबूझकर किया ताकि तुम्हारा ध्यान अपनी ओर कर सके। यान्सी ये सुन उस पर चिल्लाने लगी, आखिर कैसा भाई है, उन्हें इतनी गहरी चोट आई है और तुम उन्हीं को ब्लेम कर रहे हो। उसने गुस्से में युवान को जाने को कहा। जियान मासूम बनते हुए बोला, चोट इतनी गहरी भी नहीं है, मैं भी चलता हूँ। पर यान्सी बोली, तुम यहीं अच्छे बच्चों की तरह बैठो। उसके जाने के बाद यान्सी ने पूछा, आप इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं? जियान बोला, तुम्हें दोनों को यूं साथ देखकर मेरा ध्यान भटक गया था शायद। उसने पट्टी इतनी कसकर लगाई कि जियान चीख उठा। यान्सी मुस्कुराई तो, फिर युवान ने गलत नहीं कहा ना, तुमने ये हरकत जानबूझकर की थी। रात को जियान यान्सी को टेक्स्ट करता है, क्या तुम मेरी ड्रेसिंग चेंज करने आ सकती हो? यान्सी ने कहा, तुम अंकल जी को भी तो कह सकते हो ना। जियान बोला, अंकल जी छुट्टी पर हैं और ऑफिस में कोई नहीं। यान्सी फर्स्ट एड लेकर ऑफिस पहुंची। उसने ड्रेसिंग शुरू ही की थी जब जियान बोला, सुबह मैंने तुम्हारे स्टूडियो से एक मैगजीन उठाई थी, काफ़ी अच्छी है। यान्सी को याद आया कि उसी में जियान की पोर्ट्रेट रही थी।
वो लेने गई तो जियान ने स्केच निकालकर कहा, कहीं तुम इसे ही तो नहीं ढूंढ रही? वैसे काफ़ी अच्छी स्केच बनाई है तुमने मेरी। यान्सी हंसते हुए बोली, ये तुम्हारी स्केच थोड़ी ना है, मैं तो बस यूं बना लिया। जियान बोला, अच्छा, तुम्हें ये हूबहू मेरी जैसी नहीं लग रही? यान्सी ने इनकार किया तो जियान उसके करीब आया। आखिर तुम एक्सेप्ट करोगी कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो? यान्सी भागने लगी पर जियान उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देता। वो उसे किस करता है। तभी यान्सी की नज़र उसके घाव से बहते खून पर पड़ी। जियान बोला, वो अभी ज़रूरी नहीं। वो फिर किस करने की कोशिश करता है पर यान्सी पहले उसकी ड्रेसिंग ठीक से करती है। जियान बोला, जवाब दो यान्सी, क्या तुम युवान को अब भी पसंद करती हो? यान्सी गुस्से में चिल्लाई, कितनी बार कहना पड़ेगा जियान कि मैं युवान से प्यार नहीं करती। वो ही कल टाई लेने के बहाने स्टूडियो घुस आया और फिर जाने का नाम नहीं ले रहा था, पर हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा तुम सोच रहे हो। जियान उसे सफाई देता देखकर हंस पड़ा, करीब आया, बोला, तो अब ये भी बता दो, क्या तुम्हें मेरा यूं किस करना, हक करना अच्छा लगता है? क्या मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ? यान्सी कुछ बोली नहीं पर उसकी झुकी आंखें, उसका झुकाव सब साफ बता रहा था। जियान उसे अपने घर ले आया क्योंकि वो अब उनके बीच कोई दूरी नहीं चाहता था। वो उसे अपना बनाना चाहता था। पर तभी दादाजी का कॉल आया। उन्होंने पूछा, तुम जिस लड़की को पसंद करते हो उसके साथ सब कैसा चल रहा है? जियान बोला, दादाजी, वो मुझे ज्यादा भाव नहीं दे रही, शायद उसे मैं उतना पसंद ही नहीं। दादाजी बोले, अगर ऐसा है तो तुम मेरे बिजनेस पार्टनर की बेटी से क्यों नहीं मिलते? वैसे भी तुम 30 के हो रहे हो, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। जियान की ब्लाइंड डेट की बात सुनकर यान्सी का चेहरा उतर गया। जलन साफ दिख रही थी, जिसे देखकर जियान ने उसे किस किया। दादाजी ने पूछा, बेटा, तुम्हारे साथ कोई और भी है क्या? ये आवाज़ें कैसी? जियान बोला, दादाजी, अगर मैं कहूँ कि मैं अभी अपने। यान्सी ने उसे आगे कुछ कहने से रोक दिया। जियान बोला, मैं अपने दोस्त के साथ हूँ दादाजी, बाद में बात करता हूँ, और फ़ोन काट दिया। यान्सी नाराज़ होकर जाने लगी तो जियान ने पूछा, इतना डर आखिर क्यों यान्सी? आज नहीं तो कल उन्हें सच बताना ही होगा ना? वो फिर किस करने बढ़ा ही था कि तभी दादाजी यान्सी को कॉल करते हैं। वो पूछते हैं क्या वो युवान को एक और मौका दे सकती है? आखिर उसे अपनी गलती का इतना पछतावा है। यान्सी ने मना कर दिया तो बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। फ़ोन रखने के बाद जियान फिर उसके करीब आया तो यान्सी बोली, क्या तुम थोड़ा और इंतज़ार कर सकते हो जियान? कम से कम जब तक मैं इस नकली सगाई से आज़ाद नहीं हो जाती। जियान बोला, मैं तुम्हारे लिए सारी ज़िंदगी इंतज़ार करने को तैयार हूँ यान्सी, बस मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। उस रात यान्सी जियान के घर ही ठहरी पर दूसरे कमरे में। अगली सुबह जियान उसके कमरे में आया। यान्सी ने पूछा, इतनी सुबह सुबह यूं रेडी होकर क्या तुम कहीं जा रहे हो? जियान बोला, हाँ, 2 हफ्ते के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। ये सुनकर यान्सी का चेहरा उतर गया। जियान बोला, क्या हुआ? कहीं तुम अपने कल के फैसले पर पछता तो नहीं रही? यान्सी मुस्कुराकर बोली, नहीं तो। पर उसकी नज़रें हाँ कह रही थीं। दोनों ने फिर एक दूसरे को किस किया। जियान के घर के बाहर यान्सी की मुलाकात युवन से हुई। उसने पूछा, तुम मेरे भाई के घर से इतनी सुबह सुबह? क्या तुम सारी रात उनके साथ थी यान्सी? यान्सी ने उसे कोई सफाई देने से इनकार किया तो युवन ने कहा, समझ गया, तुम जान चुकी हो ना कि तुम्हें 6 साल पहले डूबने से बचाने वाला मैं नहीं, मेरा भाई था। इसलिए भाई के असिस्टेंट मुझे अनलमेंट अग्रीमेंट पर साइन करने के लिए फोर्स कर रहे थे। पर यान्सी को तो ये सच पता ही नहीं था और उसके पास जियान को रोकने का ज्यादा वक्त भी नहीं था। युवान समझ गया कि वो हार चुका है, नहीं तो बिना ये सच्चाई जाने यान्सी को जियान से प्यार नहीं होता। यान्सी ने जियान को फ़ोन किया, बोली, कहाँ पर हो? मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वो बताना चाहती थी कि वो भी उसे उतना ही प्यार करती है जितना कि वो। पर तभी जियान की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। यान्सी अस्पताल पहुंची तो नर्स की बातों से पता चला कि एक्सीडेंट स्पॉट से उन्हें एक डायमंड कफलिंग बरामद हुई है। ज़रूर जिस आदमी की जान गई है वो अमीर फैमिली से बिलोंग करता होगा। यान्सी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो उस रूम में आई जहां डेड बॉडी रखी गई थी, पर उसकी हिम्मत नहीं थी कि उसे देखने की। वो फूट फूट कर रोने लगी और तभी पीछे से आवाज़ आई, जियान की। वो सही सलामत था, जिंदा था, बस उसे हल्की खरोंच आई थी। यान्सी
तब गुस्से में उसे मारने लगती है। अगर तुम सही सलामत थे तो एक बार भी फ़ोन क्यों नहीं उठाया? जियान बोला। अगर मैंने फ़ोन उठा लिया होता तो अभी तुम्हें यूं रोता देख पता कैसे चलता कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है, कि तुम्हें भी मुझे खोने का डर उतना ही है जितना मुझे। तो अब बोलो, प्यार करती हो मुझसे? यान्सी बोली, हाँ करती हूँ। जियान फिर उसे अपने सीने से लगा लेता है। दूर खड़ा युवान उन दोनों को साथ देखकर जितना खुश था कहीं ना कहीं उतना उदास भी। वो दोनों घर लौटे तो यान्सी ने पूछा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि जिस इंसान को मैं युवान समझ रही थी वो तुम थे? जियान बोला, क्योंकि तुमने युवान को सगाई के लिए हाँ इसलिए कहा था ना, क्योंकि तुम खुद को उसकी आभारी समझती थी, इसलिए नहीं कि तुम उससे प्यार करती थी, और मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए था। यान्सी ने ये सुनकर उसे गले से लगा लिया और फिर उन दोनों के बीच लफ्ज़ों की और ज़रूरत नहीं थी। इसी तरह कुछ महीने बीत गए। यान्सी ने अपने स्टूडियो के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। आखिर उन्होंने इतने कम महीनों में काफ़ी कुछ हासिल कर लिया था। दादाजी भी वहाँ आए। उनके आदमी ने बताया कि ये सब करने में जियान ने यान्सी की काफ़ी मदद की है। इनफैक्ट अक्सर यान्सी उन्हीं के साथ उनके घर में रहती है। दादाजी समझ गए कि ज़रूर उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। उन्होंने यान्सी को बुलाया, साफ साफ कहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी यान्सी। युवान की बात अलग थी, वो एक डॉक्टर है, पर जियान से तुम्हारे रिश्ते के लिए मैं कभी हाँ नहीं कहूँगा। वो हो ग्रुप का प्रेसिडेंट है, उसकी शादी उसी लड़की से होगी जो सेम स्टेटस की हो, जिससे हमारी कंपनी को फ़ायदा हो। इतने में जियान भी वहाँ आ चुका था। उसने कहा, पर मैं तो आपको पहले ही कह चुका हूँ दादाजी कि मैं उसी लड़की से शादी करूँगा जिससे मैं प्यार करता हूँ, और वो लड़की यान्सी है। दादाजी बौखला गए, बोले, सोचा भी है इस बात से हमारी कितनी बदनामी होगी? छोटे भाई की मंगेतर से बड़ा भाई शादी करना चाहता है, इससे हमारी कंपनी के शेयर गिरने लगेंगे। जियान बोला, मैं भी देखता हूँ ऐसा कैसे होता है। उसने यान्सी से पूछा, क्या तुम रेडी हो? यान्सी ने हाँ कहा तो वो सबके सामने ऐलान करता है कि यान्सी से वो प्यार करता है और वो जल्द ही शादी करने वाले हैं। सब लोग इस बात पर फुसफुसाने लगे, पर जियान का रुतबा इतना था कि किसी में सवाल करने की हिम्मत न हुई। पर ये सब देखकर दादाजी की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें होश आया तो जियान बोला, आपकी खुशी के खातिर मैं अपने प्यार की कुर्बानी दे दूंगा। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा दादाजी। आप मेरे मॉम डैड को अलग करने में तो कामयाब हो गए, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। दादाजी का दिल भर आया अपने बेटे की बात सुनकर। उन्हें आज भी अपनी उस गलती का पछतावा था। वो अपने बेटे बहू को खो चुके थे, पर अपने पोते को नहीं खोना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनकी शादी के लिए हाँ कर दी। देखते देखते 2 साल बीत गए। यान्सी अब्रॉड से देश वापस लौटी तो एयरपोर्ट के बाहर रिपोर्टर्स की लाइन लगी थी। जानना चाहते थे कि उनके ब्रांड को जो इंटरनेशनल अवार्ड मिला, आखिर इसका श्रेय किसे जाता है। यान्सी बोली, मेरे स्टाफ मेंबर्स, कॉलीग्स, जिन्होंने दिन रात मिलकर इस स्टूडियो को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए जो मेहनत की है, उन्हें, और मेरे हस्बैंड को, जिसने हमेशा मेरे सपने पूरे करने में मेरा साथ दिया। वो फिर अपने हस्बैंड के पास आई। जियान बोला, अगली बार मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। पता भी नहीं सकता मैंने तुम्हें कितना मिस किया। यान्सी बोली, मैं अकेली भी नहीं लौटी हूँ। जियान एक पल के लिए कंफ्यूज्ड हो गया और तभी यान्सी ने अपनी रिपोर्ट्स निकाली। वो 2 महीने प्रेग्नेंट थी। इसी के साथ हमारी ये प्यारी लव स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।